नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अब परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति के मामले में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यूके और जर्मनी भी पीछे छूट गए हैं। तो चलिए समझते हैं कि इन बड़े आंकड़ों का असल मतलब क्या है, मतलब इनके पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक नंबर या रैंक नहीं है। अहम बात यह है कि यहाँ तक पहुँचने में कौन सी चीजें काम कर रही हैं, है ना? हम देखेंगे कि इसमें जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और आजकल जो डिजिटल इनोवेशन हो रहा है, वो सब कैसे अपना रोल निभा रहे हैं। सही कहा। और ये भी कि ये ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है। रिपोर्ट्स में लगातार 7-8% जीडीपी ग्रोथ की बात है, जो सुनने में तो काफी प्रभावशाली लगता है। क्या यही मुख्य कारण है इस रैंकिंग के पीछे? हाँ, देखिए, लगातार अच्छी जीडीपी ग्रोथ रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर तो है ही। जब इकोनॉमी हर साल तेजी से बढ़ती है तो जाहिर है उसका साइज भी बढ़ता है। और परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब पीपीपी के लिहाज से ये और भी अहम हो जाता है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि देश के अंदर चीज़ें कितनी सस्ती या महंगी हैं। भारत में कई चीज़ें और सेवाएं पश्चिमी देशों से सस्ती हैं, तो पीपीपी के हिसाब से हमारी अर्थव्यवस्था का आकार और बड़ा नजर आता है। अच्छा, तो ये सिर्फ ग्रोथ रेट नहीं बल्कि घरेलू कीमतों का लेवल भी है। लेकिन ये ग्रोथ आ कहाँ से रही है? कौन से सेक्टर्स इसे ड्राइव कर रहे हैं? आपने औद्योगिक उत्पादन का जिक्र किया था। जी, इंडस्ट्रियल सेक्टर और उसमें भी खासकर मैन्युफैक्चरिंग एक अहम रोल निभा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स का सकारात्मक असर बताती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन बढ़ा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि ये ग्रोथ शायद सब जगह एक जैसी नहीं है। कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज शायद अभी भी स्ट्रगल कर रही हों। ये एक जरूरी पॉइंट है। और डिजिटल इनोवेशन, उसकी तो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा है। हाँ, डिजिटल क्रांति का योगदान तो वाकई बहुत बड़ा है। मतलब यूपीआई को ही देख लीजिए, उसने जैसे पेमेंट्स को बदला है, वो तो कमाल ही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। फिर भारत का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है, बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी, ये सब इकोनॉमी को एक नई रफ्तार दे रहे हैं। कार्य कुशलता बढ़ी है, नए बाजार खुले हैं। ये तो हुई भारत की अपनी कहानी। लेकिन जब हम दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करते हैं, जैसे चीन या अमेरिका, तो ये चौथी रैंक हमें क्या बताती है? देखिए, पीपीपी रैंकिंग एक नजरिया है। अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखें, मतलब जो मार्केट एक्सचेंज रेट पर आधारित होती है, तो भारत की रैंकिंग थोड़ी नीचे है, शायद 5वीं या 6ठी। और इससे ये भी पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में अभी भी हमें काफी लंबा सफर तय करना है। जहां तक तुलना की बात है, भारत की ग्रोथ रेट कई डेवलप्ड इकोनॉमीज से और यहां तक कि चीन से भी तेज बताई जा रही है। ये एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन हाँ, अर्थव्यवस्था का कुल आकार अभी भी अमेरिका और चीन से काफी छोटा है। अच्छा, तो ये अलग अलग रैंकिंग्स असल में अलग अलग पहलू दिखाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शायद ये है कि इस चौथी रैंक का आम नागरिक के जीवन पर क्या असर पड़ रहा है या क्या पड़ सकता है? ये सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल सवाल भी है। देखिए, एक बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ज्यादा अवसर पैदा होने की क्षमता है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, दुनिया में आपका प्रभाव बढ़ता है। पर यह जरूरी नहीं कि इसका फायदा तुरंत और बराबर सब तक पहुंचे। रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि बेरोजगारी, आय की असमानता, ये अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। और महंगाई भी तो है, जो परचेजिंग पावर को कम करती है, भले ही पीपीपी रैंकिंग ऊंची हो। तो आर्थिक साइज बढ़ने के साथ साथ ये देखना बहुत जरूरी है कि विकास समावेशी हो, मतलब सब तक पहुंचे। हाँ, तो चुनौतियां साफ हैं। समावेशी विकास, रोजगार, ये मुद्दे तो हैं ही। बिल्कुल। और स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ये भी बहुत जरूरी है ताकि लोग अर्थव्यवस्था में जो नए अवसर बन रहे हैं उनका फायदा उठा सकें। और हाँ, पर्यावरण की चिंताएं भी हैं जिन्हें विकास के साथ बैलेंस करना होगा। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ है कि भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना ये कई वजहों से हुआ है। लगातार अच्छी जीडीपी ग्रोथ है, औद्योगिक प्रगति है और खासतौर पर डिजिटल सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। हाँ, और ये समझना भी दिलचस्प है कि ये आंकड़े तो बस एक शुरुआत है। असली कहानी तो इन नंबर्स के पीछे जो असर है, जो अवसर है और जाहिर है जो चुनौतियां हैं, उनमें छुपी है।
ये सिर्फ इकोनॉमी के साइज की बात नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव जरूर है, लेकिन पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा, अवसरों को भी देखना होगा और चुनौतियों को भी। और आगे के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगला लॉजिकल माइलस्टोन क्या होगा? शायद नॉमिनल जीडीपी में टॉप 3 में आना, या फिर सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी, जैसे कि विकास को असल में समावेशी कैसे बनाया जाए? शायद इसके संकेत हमें इन्हीं आंकड़ों और ट्रेंड्स में मिल सकते हैं।